हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड जय भारत। तो बच्चों, आज हम लोग जो है प्रोग्रेशन सीरीज जो है उसके क्वेश्चंस जो है कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं टॉपिक वाइज, उसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, सो पहले तो आप सब लोग जो है सारे फॉर्मूलाज एक बार रिव्यू कर लीजिए एंड देन आफ्टर स्टार्ट दिस लेक्चर, ताकि आप भी साथ में कैलकुलेट करते जाए, प्लस अगर कहीं पर भी जरूरत पड़े तो वेरिफिकेशन भी होता जाए, प्लस आप टाइम भी नोट करते जाए कि कितना टाइम आपको लग रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने में। ओके, सो मतलब हमारे पास 1 आवर होता है पूरा कंप्लीट करने के लिए 20 क्वेश्चंस, लेकिन ये होता है हमारा कि क्वेश्चन समझाते समझाते हमें टाइम लग जाता है, लेकिन आपको टाइम ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। ओके, सो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। होप कि पहला जो लेक्चर आपने देखा था क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का, उसमें आपको मजा आया होगा, प्लस क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं ऐसा अंदाजा भी आपको थोड़ा थोड़ा जो है वो आ रहा होगा। ओके, तो प्रोग्रेशन का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि log 2, उसके अंदर एक टर्म है, बी है log 4, उसके अंदर एक टर्म एंड 1, दीज आर द 3 टर्म्स इन एपी। ये 3 टर्म्स अगर एपी में है तो हमें x का वैल्यू निकालना है। तो वी ऑल नो ना दैट अगर ABC एपी में है, ABC इन एपी, तो वी ऑल नो दैट इज 2 टाइम्स मिडल टर्म इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, यहाँ पर 2 टाइम्स log 2 पावर 1 माइनस एक्स प्लस 1 टू द बेस 4 इक्वल टू होगा सम ऑफ फर्स्ट टर्म, ओके, प्लस लास्ट टर्म। ये होता है। अब देखो यहाँ पर log 2, log का बेस 2 है, यहाँ पर log का बेस 4 है, तो हम दोनों में से किसी एक का बेस जो है वो कन्वर्ट करते हैं, प्लस ये 1 जो है, ठीक है, उसको भी हम log के टर्म में लाने का ट्राई करते हैं। तो तभी हमारा log रिमूव होगा और हमें x के टर्म्स में कुछ ना कुछ मिलेगा, जिसका बाद में हम सॉल्यूशन कर पाएंगे। तो क्या मैं log 4 को ऐसे लिख सकता हूं कि 2 log 2 पावर 1 माइनस एक्स प्लस 1 एज इट इज, ये वाला 2 का स्क्वायर हो जाएगा, चलो, इक्वल टू log 5 इंटू 2 पावर एक्स प्लस 1 का बेस 2, और 1 को मैं लिख देता हूँ log में एडिशन, यानी जो उनके अंदर नंबर्स होते हैं उनका प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, log 1 मतलब 1 को मैं लिख देता हूँ log 2 टू द बेस 2। अब ये 2 जो है ये डिनोमिनेटर में जाएगा तो इस वाले 2 के साथ कैंसिल, यानी कि 2/2 हो जाएगा, log 2 पावर 1 माइनस एक्स प्लस 1 टू द बेस 2। ये log का एडिशन है और बेस भी सेम है, यानी कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो सकेगा। तो मैं 2 को मल्टीप्लाई कर दूं तो 10 इंटू 2 पावर एक्स प्लस 2 आ जाएगा विद बेस 2। ये 2 और 2 गया। अब यहां से दिख रहा है क्लियर कि दोनों साइड log है विथ बेस 2, तो दोनों साइड एंटी लॉग हम ले सकते हैं बेस 2 का। तो हमें अंदर का टर्म डायरेक्टली इक्वल मिल जाएगा, 2 पावर 1 माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 10 इंटू 2 पावर एक्स प्लस 2। ठीक है, अब इसमें से हमें x का वैल्यू निकालना है। तो पहले एक काम कर देते हैं, पीछे इसको नोट कर लेते हैं। तो हमारे पास है 2 पावर 1 माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 10 इंटू 2 पावर एक्स प्लस 2। 1 और 1 गया यहाँ पर, मतलब बचा 1। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 अपॉन 2 पावर एक्स, इसको 10 इंटू 2 पावर एक्स प्लस 1। तो यहाँ पर एजम्पशन कर देते हैं कि लेट 2 पावर एक्स का वैल्यू 1 है, सॉरी कोई y है। तो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या बन गया, 2 अपॉन वाई इक्वल टू 10y प्लस 1, यानी कि 2 इक्वल टू 10y स्क्वायर प्लस y। तो फाइनली एक्सप्रेशन आ गया 10y स्क्वायर प्लस y माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, इसका फैक्टराइजेशन करो तो 10 टू 20 का फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, तो वो आएगा 5 और 4, तो 5y माइनस 4y माइनस 2। तो फाइनल फैक्टर्स हमारे क्या बनेंगे, 5y माइनस 2, और दूसरा बनेगा यहाँ पर 2y प्लस 1। तो इधर y का वैल्यू आएगा 2 अपॉन 5 और y का वैल्यू आएगा माइनस 1 अपॉन 2। अब इसमें 2 पावर x को ले ले तो 2 पावर x का वैल्यू आएगा 2 अपॉन 5, या फिर
2 पावर x का वैल्यू आएगा -1/2, तो 2 पावर x इक्वल टू क्या आएगा, देखो -1/2 अगर आ रहा है, अगर 2 पावर x, ठीक है, 2 पावर x क्या आ रहा है, अगर -1/2 आ रहा है, तो ये टर्म जो है यहां पर ये नेगेटिव चला जाएगा, क्योंकि उसका आंसर क्या बनेगा, -5/2 + 1, तो लॉग में नेगेटिव इनपुट अलाउड नहीं है, यानी कि ये चीज तो नॉट पॉसिबल हो गई। ठीक है, अब इसके बारे में सोचो, तो यहां पर x का वैल्यू फाइंड करने के लिए दोनों साइड log ले लेते हैं विथ बेस 2, तो ये आ गया x इक्वल टू log 2/5 विथ बेस 2। क्या ऐसा कोई आंसर हमें दिख रहा है? ठीक है, तो log 2/5 ऐसा कुछ तो है नहीं, लेकिन 1 - वाला अगर है तो ट्रांसलेट करने की ट्राई करेंगे यहां पर, तो यहां पर होगा log 2 विथ बेस 2 माइनस log 5 विथ बेस 2, ये होगा 1 माइनस log 5 विथ बेस 2, तो 1 माइनस log 5 विथ बेस 2, यहां पर वो भी नहीं है क्योंकि ये log 2 बेस 5 है, ये उल्टा हो गया है ना, तो मतलब हम बोल सकते हैं कि तीनों में से कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहे, तो नन ऑफ दिस हमारा आंसर हो जाएगा डी। हो रहा है क्लियर यहां पर? ओके, तो log में पहले कन्वर्जन किया, उसके बाद 2 पावर x को y लेकर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन सॉल्व करके y की वैल्यू निकाली, जिसमें से ये वाली तो नॉट पॉसिबल है क्योंकि -1/2 बाद में क्या देगा हमें, log के अंदर नेगेटिव इनपुट देगा जो अलाउड नहीं होता है, तो वो नॉट पॉसिबल हो गया। और इसके ऊपर से जो भी आंसर तो हमें मिल रहा है लेकिन वो हमारे ऑप्शंस को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो डी हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो 3 पॉजिटिव नंबर्स ABC इन AP सच दैट उनका प्रोडक्ट जो है वो 4 है, तो B का मिनिमम वैल्यू निकालना है। चलो ABC इन AP है, यानी कि 2B इक्वल टू A + C होगा। अब देखो 3 नंबर का प्रोडक्ट दिया गया है, तो हमें AM GM का रूल पता है ना, कि AM ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू होता है GM, यानी कि 3 नंबर्स का AM होगा A + C + B/3 विल बी ग्रेटर देन ऑफ क्यूब रूट ऑफ ABC। GM क्या होगा, क्यूब रूट ऑफ ABC होगा, क्योंकि n नंबर्स के लिए रूल क्या है, A + B + C अप टू n टर्म्स अपॉन n ग्रेटर देन इक्वल टू होगा A B C अप टू n टर्म्स का nth रूट। इस तरह से हम समझ सकते हैं। तो यहां पर 3 टर्म का AM, A उनका GM, ठीक है। नाउ वी ऑलरेडी नो दैट A + C इक्वल टू ट्वाइस B होगा, तो रिप्लेस कर लो, ट्वाइस B + B अपॉन 3 ग्रेटर देन इक्वल टू प्रोडक्ट है 4 पावर 1/3। चलो ये हो गया 3B/3, यानी कि B ग्रेटर देन इक्वल टू 4 के पावर में क्वेश्चन का आंसर नहीं है, तो इसको 2 के पावर में कन्वर्ट कर दो, तो 2 पावर 1/3, तो B का लिस्ट वैल्यू हो गया 2 पावर 2/3, यानी कि ऑप्शन B इज राइट आंसर। ओके, सो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैक्सिमम सम ऑफ दिस सीरीज का मैक्सिमम सम कब कैसा क्या होगा? अब देखो ये जो सीरीज है इसके टर्म्स हमारे पास है, तो टर्म्स कैसा है, डिक्रीजिंग में है ना, तो हम ये समझ सकते हैं कि जब मैक्सिमम सम आएगा ना, तो हमारा लास्ट टर्म जो है ना वो क्या होना चाहिए, 0, क्योंकि डिक्रीजिंग में लास्ट टर्म 0 आएगा। उसके बाद का अगर हम लेंगे तो वहां पर क्या होगा, टर्म्स नेगेटिव चलते जाएंगे, इसकी मदद से क्या होगा कि सम जो होगा वो कम होता जाएगा। तो हमें 0 तक आगे बढ़ना है, 0 के आगे स्टॉप हो जाना है, तो ये हो गया S मैक्स का फॉर्मूला। अब इसमें देखो, तो देखो ये 60 है, ये 20 है, अब ये देखो तो ये 19/3 57 + 1 यानी ये 58/3 है। सिमिलर वे ये 56/3 आ रहा है, तो 20 को मैं 60/3 लिख सकता हूं। ठीक है, उसी तरह लास्ट टर्म आएगा 2/3 और उसके बाद का टर्म आ जाएगा 0। ठीक है, तो ये क्या बन गया, एक मेरा AP बन रहा है, दिख रहा है सबको। ठीक है, तो इसकी मदद से हमें nth टर्म, ये कौन सा नंबर का टर्म है ये फाइंड करना है। तो लेट Tn इक्वल टू 0, Tn का फॉर्मूला A + n - 1 × D।
चलो ये डिनोमिनेटर का 3 गया, यहाँ से 2 और यहाँ से भी 2 गया, यानी कि ये बचा 30। तो ये क्या आया 30 माइनस एन प्लस 1 इक्वल टू 0। तो n का वैल्यू आ गया 31। तो ये टर्म कौन सा होगा, 31th टर्म होगा। तो हमें सम करना है अप टू 31st टर्म। ठीक है, चलो तो सम कर देंगे। तो s मैक्स हो जाएगा s 31 यानी कि 31/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। गॉट इट। चलो 2a 2 कॉमन निकल कर कैंसिल हो गया, तो ये बचा 20, मतलब यहाँ पर 31 20 और ये माइनस 30/3, ये बचा 10। तो ये क्या आया 31 मल्टीप्लाई बाई 10 यानी कि 310। तो मैक्सिमम सम कितना हो जाएगा 310 हो जाएगा, विच इज ऑप्शन ए हियर। तो सम मैक्स कब तक हुआ समझ में आ रहा है, पहले तो ये कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, बाकी तो इजी है कि ये कौन सा नंबर का टर्म है वो फाइंड किया और वहां तक हमने फिर सम कर दिया। दैट्स वेरी इजी फॉर दैट। ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एपी इज इवन। एपी में इवन टर्म्स है, उसमें से सारे ऑड टर्म्स का सम जो है वो 24 है एंड सारे इवन टर्म्स का सम है 30। एंड दूसरा क्या है कि लास्ट टर्म जो है वो फर्स्ट टर्म को एक्सीड कर रहा है बाय 10.5। तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं। तो लेट एपी में इवन टर्म्स है तो 2n टर्म्स लेने चाहिए, उसमें ऑड का सम है 24। तो फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म अप टू 2n माइनस 1th टर्म सभी का सम है 24। इवन टर्म्स का सम है a2 a4 a6 अप टू a2n, वो है 30। अब मैं अगर इसको इक्वेशन नंबर 1 और 2 दे दूं तो देखो हम एपी में क्या बोलते हैं, ये एपी है, ठीक है। तो एपी में हम क्या बोलते हैं कि डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव टर्म जो है होता है उसको हम कॉमन डिफरेंस डी बोल देते हैं। तो यहां पर अगर मैं बाय सब्ट्रैक्टिंग 2 और माइनस 1 करूं, अगर 2 और 2 में से 1 को मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो मुझे क्या मिलेगा a2 माइनस a1, a4 माइनस a3, फिर a6 माइनस a5, इस तरह से लास्ट में a2n माइनस a2n माइनस 1 इक्वल टू, इनका डिफरेंस कितना आएगा 6 आएगा। अभी देखो ये टोटल 2m टर्म थे और उसमें से दो दो को मिला के एक एक ब्रैकेट बन रहा है, यानी कि अब ये ब्रैकेट्स कितने बने होंगे n बने होंगे और सभी को मैं d बोल सकता हूं क्योंकि ये कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस है। तो ये d कितनी बार आया n टाइम्स, यानी कि nd इक्वल टू 6। चलो एक ये रिजल्ट मिला हमें, गॉट इट। अब देखो तो हमारे पास अब दूसरा क्लू है कि लास्ट टर्म जो है वो फर्स्ट टर्म को 10.5 से एक्सीड कर रहा है। लास्ट टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस 10.5। तो लास्ट टर्म यानी कि 2nth टर्म। तो 2nth टर्म का फॉर्मूला क्या आएगा a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी। फर्स्ट टर्म तो a रहेगा एंड 10.5 यानी कि 21/2, ये a और a गया 2n माइनस 1। चलो यहाँ पर d को रिमूव कर दे 6/n के फॉर्मेट में, तो n का वैल्यू मिल सकता है। तो d का लिख देते हैं 6/n इक्वल टू 21/2। 2 यहाँ पर ले जाते हैं, n यहाँ पर चला जाएगा, तो 4n माइनस 2 इंटू 6 इक्वल टू 21n। तो ये आएगा 24n माइनस 12 इक्वल टू 21n। तो ये बचा 3n इक्वल टू 12, n का वैल्यू आ गया 4। n का वैल्यू 4 है लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स अपने पास कितने हैं 2n है ना, अपने नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 2n, यानी कि अपना आंसर क्या आएगा 8 आएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स यहां पर लिख लेता हूं मैं कि नंबर ऑफ टर्म्स इवन थे हमारे, यानी कि 2n थे, जिसका आंसर आएगा 8। समझ में आ रहा है क्या सोचना है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो क्या है कि Sn जो है वो सम ऑफ n टर्म्स है, ओके, उस फर्स्ट टर्म इज ए सीरीज है, उसका फर्स्ट टर्म ये है Sn, यानी कि सम ऑफ n टर्म डिनोट करता है। तो Snx अपॉन Sx जो है वो x से इंडिपेंडेंट है, तो हमें Sp क्या होगा वो पता लगाना है। Sp क्या है वो पता लगाना है। अब देखो Snx अपॉन Sx इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो पहले इसका फॉर्मूला क्या है, देखो nx अपॉन 2 2a प्लस nx माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होगा। डिवीजन का फॉर्मूला आएगा x अपॉन 2 2a प्लस x माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर देखो x बाई 2 और x बाई 2 तो गया, ठीक है। चलो 2a, ये d को मल्टीप्लाई करो तो nx d माइनस d, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा 2a प्लस एक्स डी माइनस डी। अब क्या बोल रहा है कि ये जो टर्म है ये फ्री इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, तो क्या मैं इसको पहले देखो इस तरह से सिंप्लीफाई कर दूं तो 2a माइनस डी प्लस एन एक्स डी अपॉन 2a माइनस डी प्लस एन एक्स। अब थोड़ा सा सोचो, देखो इस टर्म को x से फ्री बनाना है, तो x से फ्री बनाने के लिए उसको ऊपर नीचे मुझे कैंसिल करना पड़ेगा, लेकिन वो तभी होगा जब वो बीच में उसके प्लस में या माइनस में कोई टर्म ना हो, यानी कि ये टर्म और ये टर्म अवेलेबल नहीं होने चाहिए। अगर वो दोनों नहीं है तो ऊपर नीचे x x कैंसिल करके मैं बोल सकता हूं कि टर्म्स x से इंडिपेंडेंट है। तो अब मैं क्या सोचूंगा कि इसको मैं हटा दूं, वो तभी पॉसिबल होगा जब 2a माइनस डी 0 होगा, यानी कि d का वैल्यू आ जाएगा ट्वाइस ए, d का वैल्यू क्या आ जाएगा ट्वाइस ए आ गया, तभी ये पॉसिबल होगा। अब sp फाइंड करना है, तो बस sp का फॉर्मूला क्या है, sp का फॉर्मूला होगा p बाई 2 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी आएगा। सब्सटीट्यूशन कर लो वैल्यू को, तो 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू आ गया 2a। ब्रैकेट्स को सॉल्व करो तो p बाई 2 2a प्लस 2ap माइनस 2a प्लस और माइनस 2a निकल जाएगा, जो टर्म बचेगा उसमें 2 भी कैंसिल होगा, तो p इंटू ए पी यानी कि a इंटू पी स्क्वायर होगा अपना सम, ठीक है। a इंटू पी स्क्वायर या फिर p स्क्वायर इंटू a, यानी कि ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसको x से इंडिपेंडेंट बनाने का रास्ता एक ही है कि x को ऊपर नीचे कैंसिल करें, लेकिन वो कैंसिल करने में दिक्कत कौन है कि उसका प्लस में कोई टर्म आ रहा है या फिर माइनस में कोई टर्म आ रहा है जो आना नहीं चाहिए। तो उसको तभी हटा सकते हैं जब उसको 0 मान ले, तो उसको 0 मान लेने पर d का वैल्यू आ गया 2a, जो हमें लास्ट में sp का आंसर दे सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 नंबर्स फॉर्म इंक्रीजिंग जीपी। चलो इंक्रीजिंग जीपी यानी कि रेशियो जो है ग्रेटर देन 1 हो रहा है। नाउ मिडल नंबर इज डबल्ड देन न्यू नंबर्स आर इन एपी। तो अगर मिडल नंबर को डबल कर दिया जाए तो ना ये नंबर जो है वो एपी बना रहे, तो जीपी का रेशियो निकालो। चलो मान लेते हैं जीपी के टर्म से ए आर और ए आर स्क्वायर। अब मिडल नंबर को डबल करने पर 2ar हो जाएगा, वो क्या है एपी में है। अगर ये एपी में है तो 2 टाइम्स मिडल टर्म इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो 4ar, यहां से a कॉमन 1 प्लस आर स्क्वायर, a ओवर a कैंसल। तो आप देख सकते हैं ये r के टर्म में एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बना रहा है, इक्वेशन बना रहा है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर कॉमन रेशियो r का कोई वैल्यू मिल सकता है। चलो इक्वेशन क्या बना, आर स्क्वायर माइनस 4r प्लस 1 इक्वल टू 0, तो r का वैल्यू होगा माइनस बी प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। यहाँ से डिफरेंस आएगा 12, ठीक है, तो 4 प्लस 12 का स्क्वायर रूट 2 अंडर रूट 3 बाई 2, 2 कैंसल, तो r का आंसर आएगा 2 प्लस और माइनस रूट 3। लेकिन इंक्रीजिंग जीपी है
तो 2 माइनस रूट 3 नहीं ले सकते, बिकॉज डिफरेंस कैसा आएगा, पॉइंट में आएगा, जो हमारा डिक्रीजिंग जीपी बना सकता है। तो हमारे लिए रिक्वायर्ड वैल्यू क्या होगी, 2 प्लस रूट 3, यानी कि ऑप्शन बी। अच्छा, यहां पर ऑप्शन डी भी सही हो सकता है, क्योंकि बेसिकली मे बी टाइपिंग में कहीं पर मिस्टेक हो गई होगी, यहाँ पर शायद उनको रूट मतलब 3 प्लस रूट 2 लेना होगा, लेकिन गलती से ये ले लिया होगा, सो इट माइट बी पॉसिबल। ओके, तो बी और अभी के लिए ऐसा रख दो कि बी और डी दोनों के दोनों कैसे हो गए, सही हो गए, क्योंकि दोनों सेम ऑप्शन है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो क्या बोल रहा है कि S डिनोट्स सम टू इंफिनिटी, S जो है वो सम टू इंफिनिटी है, और Sn जो है वो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दिस सीरीज है। तो हमें Sn S माइनस Sn अगर लेस देन 1/1000 है, तो लीस्ट वैल्यू n का क्या होगा वो निकालना है। ठीक है, तो देखो पहले S क्या है समझना, S है सम टू इंफिनिटी। अब हमारा जो है टर्म, सॉरी हमारा S जो है ये एक इनफाइनाइट जीपी बन जाएगा। तो इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होता है, a/1 माइनस r, यानी कि 1/1 माइनस 1/2, क्योंकि इसका रेशियो आएगा 1/2। तो फाइनल आंसर इसका क्या आएगा, 2 आएगा। Sn, तो Sn का फॉर्मूला क्या होगा, a इंटू 1 माइनस r पावर n अपॉन 1 माइनस r, क्योंकि r का वैल्यू लेस देन 1 है। तो यहाँ पर r का वैल्यू 1/2 सब्स्टिट्यूट करने पर 1 इंटू 1 माइनस 1/2 पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/2, जो आएगा 1 माइनस 1/2 पावर n अपॉन 1/2, यानी कि 2 इंटू 1 माइनस 1/2 पावर n आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर ये क्या आ जाएगा, 2 माइनस 1/2 पावर n माइनस 1। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 2 न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जाके पावर माइनस 1 करेगा। चलो ये S आ गया, Sn आ गया। अब इस टर्म में दोनों को सब्स्टिट्यूट कर दे अगर, तो हमारे पास है S माइनस Sn लेस देन 1/1000, तो 2 माइनस 2 और माइनस है 1/2 पावर n माइनस 1 लेस देन 1/1000। ब्रैकेट ओपन करने पर ये प्लस बन जाएगा, ये दोनों कैंसिल। ओके, अब जो टर्म बचा उनका रेसिप्रोकल लेने पर 2 पावर n माइनस 1 ग्रेटर देन 1000 बनेगा। अब ये ग्रेटर देन 1000 है, तो मतलब आप इक्वल बोल सकते हैं 2 पावर 10 के जैसे, ग्रेटर देन 1000 ये वैल्यू आप ले सकते हैं। तो इट माइट पॉसिबल, मतलब इस तरह से आगे की वैल्यू हम लीस्ट वैल्यू लेनी है तो पहली वैल्यू ये आ सकती है। ठीक है, तो n माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 10, तो n का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 11, यानी कि लीस्ट वैल्यू क्या आ जाएगा, 11 आएगा, लीस्ट वैल्यू आएगा 11। ठीक है, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, ये सम ऑफ नॉर्मल जीपी, सब्स्टिट्यूट कर दिया तो ये टर्म मिल रहा है। ठीक है, तो इससे ग्रेटर वैल्यू 2 के पावर में क्या आएगी, 2 पावर 10, यानी कि दोनों में पावर अगर देखें तो n माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 10 होना जरूरी बनता है, या फिर इक्वल भी जरूरी बनता है। तो n का लिस्ट वैल्यू आ गया 11। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। The sum of terms, sorry, number of terms common between this series up to 100 terms and the second series up to 100 terms. दोनों सीरीज में 100 टर्म्स तक सम गिवन, मतलब 100 टर्म्स गिवन है, उसमें कितने कॉमन टर्म्स आएंगे ये हमें पता लगाना है। मान लो इसको S1 नाम दे दे, इसको S2 बोल दे। तो S1 क्या है, 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस अप टू 100 टर्म है, यानी कि ये आप देख रहे हैं ये क्या है, एक टाइप का जीपी बन रहा है ना, इसमें ये जीपी है। तो इसमें 100 टर्म क्या आएगा, 2 पावर 99 आएगा, समझ में आ रहा है। और S2 अगर आप ध्यान से देखो तो 147, यानी कि इसमें डिफरेंस कॉमन आ रहा है, यानी कि वो AP है। तो AP का 100 टर्म निकालेंगे। चलो, तो ये क्या आएगा, 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 10, इसका 100 टर्म, यानी कि A प्लस 99 इंटू D। ठीक है, तो 99 इंटू 3 मतलब कि 297 प्लस 1 यानी 298, ये क्या आ गया, 298।
क्योंकि T100 इसका आ रहा है 298 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के अकॉर्डिंग। अब देखो इसमें मैक्सिमम टर्म का वैल्यू कितना है 298, जबकि ये तो 2 पावर 99 तक जा रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा हाई है। तो मैक्सिमम टर्म कॉमन कब तक आ सकते हैं, जब तक ये छोटा टर्म जो है वो एक्सीड ना हो तब। तो देखो अब फ्रॉम S1 के ऐसे टर्म्स लिखेंगे जो 298 से इक्वल या लेस है, तो वो आएंगे 1, 2, 4, 8, फिर आएगा 16, 32, 64, 128 एंड 256, 2 के पावर में है टर्म्स। ठीक है, अब देखो S2 का जनरल टर्म क्या आएगा, तो वो आएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये दोनों टर्म्स तभी इक्वल होंगे, मतलब इक्वल टर्म सेम कॉमन टर्म फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस टर्म का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करना होगा और n की इंटीजर वैल्यू निकलनी चाहिए। तो मतलब कि इस टर्म में से 1 सब्सट्रैक्ट कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर +1 है तो सामने की साइड -1 होगी। कैसे, एक डेमो ले लो। पहला टर्म 1 लिया तो देखो 1 और 1 निकल गया, तो 0 जो है वो 3 से डिविजिबल होगा, यानी कि पहला टर्म 1 कॉमन होगा। दिख रहा है दोनों में 1 कॉमन। फिर मान लो कि यहाँ पर 4 लिया होता तो डिफरेंस आता इस तरह से n-1 इंटू 3 इक्वल टू 3, तो वहां पर भी कॉमन मिलता, वहां पर भी क्या मिलता, कॉमन मिलता हमें। ठीक है, तो 4 भी देखो, आप देखो ऑलरेडी गिवन है कॉमन में। तो बस आपको क्या करना है, ऐसे टर्म्स फाइंड करने हैं जिसमें से 1 सब्सट्रैक्ट करने पर 3 से डिविजिबल हो। तो देखो 8 में से 1 सब्सट्रैक्ट करो तो 7 आएंगे जो 3 से डिविजिबल नहीं है। 16 में से 1 सब्सट्रैक्ट करो तो 15 जो 3 से डिविजिबल है, तो 16 जो है कॉमन टर्म दोनों में रहेगा। 32 में से 1 सब्सट्रैक्ट करने पर 31 3 से डिविजिबल नहीं है। 64 में से 1 सब्सट्रैक्ट करने पर 63 जो 3 से डिविजिबल है। 128 में से 1 सब्सट्रैक्ट करने पर 127, ठीक है, जिसका सम 10 होगा तो 3 से डिविजिबल नहीं है। और लास्ट में 256 में से 1 सब्सट्रैक्ट करने पर 255, जिसका सम 10 हो रहा है, यानी कि सारे डिजिट्स का सम 10 हो रहा है, सॉरी 12 हो रहा है, तो वो 3 से डिविजिबल डेफिनेटली है। तो कॉमन टर्म्स कितने आए, 1, 2, 3, 4 एंड 5। सी इज अवर आंसर। नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स आर 5। कैसे कर रहा है, समझ में आ रहा है। यहाँ पर इसका जनरल टर्म निकाला, उसके अकॉर्डिंग n का इंटीजर वैल्यू निकालने हैं। तो इस टर्म को ऐसे चेक करना होगा कि किसमें से 1 सब्सट्रैक्ट करने पर 3 से डिविजिबल होगा। तो जिसमें भी 1 सब्सट्रैक्ट करने के बाद रिमेनिंग वैल्यू 3 से डिविजिबल है, वो सारे टर्म्स कॉमन रहेंगे। तो इस तरह से 1, 4, 16, 64 और 256 आएंगे। ओके, चलो 9th क्वेश्चन देखते हैं। आफ्टर स्ट्राइकिंग द फ्लोर a certain ball rebounds 4/5 of the height from which it has fallen। तो फ्लोर के ऊपर स्ट्राइक करने पर, चलो मान लेते हैं ये फ्लोर है, तो बॉल स्ट्राइक करने पर 4/5 हाइट तक उछल के बाद में नीचे आता है। ठीक है, वो क्या करता है, 4/5 हाइट के ऊपर उछल के बाद में नीचे आता है। एंड हमें क्या करना है, तो हमें टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करना कितना है, टोटल डिस्टेंस बिफोर कमिंग टू रेस्ट कितना ट्रैवल किया वो निकालना है। इफ इट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम 120 मीटर, तो 120 मीटर के ऊपर से फ्री फॉल लेकर इसको कराया जाए तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो सोचना है। अब देखो, मान लो कि ये ग्राउंड है, ठीक है, यहां पर ये 120 मीटर है। अब यहां से बॉल पहले नीचे आएगा, फिर वो रिबाउंड करेगा और इसके 4/5 हाइट तक जाएगा और फिर नीचे आ गए। फिर वो रिबाउंड करेगा, इसकी 4/5 हाइट तक जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर रिबाउंड करेगा, इसके 4/5 हाइट पर जाने पर फिर नीचे आएगा, और इस तरह से ये चलता जाएगा। तो डिस्टेंस का फंडा क्या बनेगा, देखो पहले उसने 120 मीटर ट्रैवल किया, फिर 4/5 मीटर ऊपर गया और फिर नीचे आया,
फिर 4/5 ऊपर गया, 4 फिर नीचे आया। तो इस तरह से हमें काउंटिंग जो है वो अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड बाय बॉल बिफोर कमिंग टू रेस्ट, देखो सबसे पहले उसने 120 मीटर ट्रेवल किया होगा, फिर 120 का 4/5 मीटर ऊपर गया होगा और नीचे आया होगा, यानी कि 2 बार किया होगा। समझ में आ रहा है ये चीज कि नहीं आ रहा? फिर ये जो डिस्टेंस है इसका 4/5 मीटर, यानी कि 120 इंटू 4/5 है, इसका भी 4/5 मीटर, यानी कि उसका स्क्वायर हो जाएगा, उसको 2 बार ट्रैवल किया होगा। समझ में आ रहा है? फिर इसका भी 4/5 मीटर 2 बार ट्रैवल करेगा, यानी कि 120 4/5 का स्क्वायर, उसका 4/5 मीटर यानी क्यूब हो जाएगा। तो इस तरह से ये इनफाइनाइट टाइम करेगा, तब जाकर रेस्ट में आएगा लास्ट में। तो एक टाइप का ये क्या हो गया? अब देखो, अब इसका टोटल डिस्टेंस क्या होगा? 120 प्लस 2 इंटू 120 इंटू 4/5 प्लस 2 इंटू 120 इंटू 4/5 का स्क्वायर प्लस, अब तो इंफिनिटी चला जाएगा ये। तो आप देख लो, पहला टर्म अगर आप छोड़ दो और बाकी के सारे टर्म्स में से 2 इंटू 120, ठीक है, इसको अगर आप कॉमन निकाल दो, 2 इंटू 120 को अगर आप कॉमन निकाल दो तो क्या बचेगा? यहाँ पर बचेगा 4/5, यहाँ पर आएगा 4/5 का स्क्वायर, 4/5 का क्यूब, अप टू इंफिनिटी चलता जाएगा। तो ये क्या बन रहा है? इनफाइनाइट जीपी का सम बन रहा है, दिख रहा है सबको? ठीक है, तो बस हमें इस इनफाइनाइट जीपी को सॉल्व करना है। तो S इक्वल टू होगा 120 प्लस 2 टाइम्स 120 इंटू इनफाइनाइट जीपी के सम का फॉर्मूला A/1 माइनस आर, ए भी 4/5, आर भी 4/5। तो यहाँ पर आएगा A/1 माइनस आर, यानी कि 120 प्लस ये आएगा 240, ये 4/5 डिवाइडेड बाई 1/5, तो 5 कैंसल, ठीक है। तो 120 240/4 960, तो ये आएगा 0 8 और 1080 मीटर। दिस मच मीटर द बॉल विल ट्रैवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। मतलब उसके इनफाइनाइट टाइम से हो रहा है सब चीजें, तो लास्ट में जो ऐसा डिस्टेंस होगा कि जो कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, मतलब वो नेग्लिजिबल हो सकता है। तो फाइनली कितना आएगा? ऑप्शन सी, यानी कि 1080 मीटर्स बॉल जो है वो टोटल ट्रैवल करेगा या फिर बाउंडिंग करेगा बिफोर कमिंग टू रेस्ट। समझ में आया किस तरह से काउंट हो रहा है ये? ओके, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो ए जो है वो 1 1 1 1 1 1 1 अप टू 55 डिजिट्स तक 1 है। ए क्या है? 1 1 1 1 अप टू 55 डिजिट्स तक है। बी जो है वो 10⁴ तक का सम है इस टाइप का, सी इस टाइप का 10⁻50 का सम है। तो पहले बी सी को निकाल देते हैं। चलो बी देखो, बी इजी है ना, 1 10 10 स्क्वायर 10⁻4। तो बी होगा सम ऑफ दिस सीरीज, क्या होगा? ए इंटू आर पावर n -1 अपॉन r -1। सिमिलर वे सी क्या होगा? वह a इंटू आर पावर n कितना होगा? काउंट करो, 10⁻50 है, ठीक है, 10 पावर अगर 50 है तो n का वैल्यू कितना आएगा? कैलकुलेट कर लेंगे तो 50/5 यानी कि 10 + 1 11 आएगा। कितना आएगा? 11 -1 अपॉन 10 -1। तो फाइनली क्या बना? 10⁻55 -1 अपॉन 10 -1 बना। मतलब इसको आप 9 भी लिख सकते हैं ना यहाँ पर। सिमिलर वे यहाँ पर भी 9 लिख देते हैं हमने, इसकी अब जरूरत नहीं है। तो चलो बी और सी का आंसर तो मुझे सेपरेटली मिल गया। अब ए को फाइंड करने के लिए समझना, अगर मेरे पास 11 है
तो हम उसको मैं 1+10 लिख सकता हूँ। अगर मेरे पास 111 है तो मैं उसको 1+10+100 लिख सकता हूँ। समझिए, अब 100 मान ले मतलब कि मेरा 10 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। अगर मेरे पास 4 टाइम्स 1 है तो मैं 1+10+10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब ऐसे लिख सकता हूँ। तो अब मेरे पास देखो 4 1 थे तो 4 टर्म्स तक में गया ना आगे, और यहाँ पर 4 है तो 10 का पावर 3 तक गया। तो मैं ऐसे बोलूं तो 111 अप टू 55 टाइम्स है, तो ये क्या आएगा 1+10 प्लस अप टू 10 का पावर इससे एक कम यानी कि 54 आएगा। समझ में आ रहा है ये चीज कैसे ट्रांसलेट कर रहे हैं हम लोग? ओके, तो ए को मैं बेसिकली क्या लिख सकता हूँ 1+10+10 स्क्वायर अप टू 10 पावर 54 लिख सकता हूँ। चलो अब देखना, इसको सम करे तो क्या होगा 10 पावर 54 सॉरी 10 पावर आएगा 55 माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 1। एक मैंने यहाँ पर गलती कर दी है, इसमें r तो 10 पावर 5 है ना, मतलब यहाँ पर 10 पावर 5 माइनस 1 रहेगा, तो यहाँ पर सिर्फ आएगा 9। ओके, चलो ये समझ में आया सबको। अब c को देखो, उसमें 10 पावर 55 माइनस 1 भी है और 10 पावर 5 माइनस 1 भी है, तो मैं c को ऐसे कर सकता हूँ 10 पावर 55 माइनस 1 अपॉन 9 एंड 9 अपॉन 10 पावर 5 माइनस 1। तो ये क्या आ गया a आ गया और ये आ गया अपॉन में b का उल्टा है ना, देख लो। तो यानी कि a इक्वल टू क्या आएगा bc, a इक्वल टू bc, दैट इज द फाइनल आंसर b। समझ में आया? इसको मेन तो ट्रांसलेट करने का जो पार्ट है, मतलब सम में कैसे कन्वर्ट करे, वही पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो 11th क्वेश्चन देखते हैं। ए एन जो है वो nth टर्म है जीपी का, ए एन जो है वो nth टर्म है जीपी का। अब अल्फा को डिनोट किया है कुछ इस तरह से, अल्फा जो है वो सम ऑफ n इक्वल टू 1 टू अप टू 100 है a ऑफ 2n का, सारे फर्स्ट 100 इवन टर्म्स का सम है। यानी कि अभी देखो ये जीपी में है ना, तो ये टर्म्स क्या आएंगे, सेकंड टर्म, ठीक है, फिर फोर्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म और लास्ट में 200th टर्म। और ये टर्म्स आएंगे क्या, सेकंड टर्म होगा AR, फोर्थ टर्म होगा AR क्यूब, फिर आएगा AR पावर 5 अप टू ये आएगा A इंटू आर पावर 199। इसमें से AR कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर पावर 4 अप टू आर पावर 198। चलो ये आ गया अल्फा का वैल्यू AR के टर्म्स में। अब बीटा जो है उसको भी डिनोट किया है कुछ इस तरह से, तो हमें कॉमन रेशियो फाइंड आउट करना है। तो बीटा को अगर फाइंड आउट करें तो बीटा को डिनोट किया है n इक्वल टू 1 से लेकर 100 ऑफ a 2n माइनस 1, मतलब कि सारे फर्स्ट ऑड 100 टर्म्स का सम। तो मतलब आएगा a1 a3 a5 अप टू a 2n माइनस 1 या फिर 200 माइनस 1 यानी 199 तक। और वो टर्म्स क्या क्या आएंगे, पहला a आएगा, फिर AR स्क्वायर, फिर AR पावर 4 अप टू 199th टर्म क्या आएगा AR पावर 198। सब में से a कॉमन ले ले तो 1 R स्क्वायर R पावर 4 R पावर 198 रहेगा। अब आप देखो R चाहिए, तो हम अल्फा वाले टर्म का और बीटा वाले टर्म का अगर रेशियो ले ले तो हमें दिख रहा है कि ये ब्रैकेट जो है ये कैंसिल हो जाएगा, ब्रैकेट जो है कैंसिल हो जाएगा, ऊपर से ए भी कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा अपॉन बीटा इक्वल टू आर बचेगा। क्या बचेगा, अल्फा अपॉन बीटा इक्वल टू आर, अल्फा अपॉन बीटा इक्वल टू आर, यानी कि कॉमन रेशियो क्या आएगा अल्फा अपॉन बीटा, दैट इज आंसर ए।
चलो क्लियर है ये चीज? ओके, क्वेश्चन 12 देखते हैं। सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ सीरीज when of which every even term is 2 times the term before it। 20 टर्म का एक सीरीज है, उसका सम फाइंड आउट करना है, जिसमें इवन टर्म्स जो है वो प्रीवियस टर्म के 2 टाइम्स है एंड ऑड टर्म्स आर 3 टाइम्स द फर्स्ट टर्म देयर बिफोर इट एंड द फर्स्ट टर्म बीइंग यूनिटी। पहला टर्म यूनिटी है, फिर सारे इवन टर्म्स जो है उसके प्रीवियस टर्म्स के डबल रहेंगे और ऑड टर्म्स प्रीवियस टर्म के ट्रिपल रहेंगे। तो देखो अपना सीरीज क्या बनेगा, पहला टर्म 1, दूसरा टर्म इससे डबल, तीसरा टर्म इससे 3 गुना। ठीक है, तब देखो पहला 3 टर्म मिल गए। अब देखो चौथा टर्म यानी कि इवन टर्म यानी इससे डबल, तो 2 स्क्वायर 3 रहेगा। नेक्स्ट टर्म इससे 3 गुना रहेगा क्योंकि इवन नंबर का टर्म है, यानी कि 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर। अब तो ये कब तक जाएगा, 20 टर्म तक जाएगा, समझना। अब इसका सम हमें निकालना है, तो देखो मैं 1 बाय 1 टर्म ले रहा हूं, 1 बाय 1 टर्म लू, 1 पहला टर्म, फिर थर्ड टर्म, फिर एक स्किप करो 5th टर्म, ऐसे अप टू 10 टर्म्स ले लो और बाकी जो रहे हैं 10 टर्म्स उनका अलग से सम करो, यानी कि सेकंड टर्म 2, फिर ये वाला टर्म 2 स्क्वायर इंटू 3, इसके बाद का टर्म आएगा 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर। आ रहा है समझ में? और ये अभी अब तक कहां तक जाएगा, 10 टर्म्स तक जाएगा। अब यहां पर देखो ये एक टाइप का क्या बन रहा है, जीपी बन रहा है, तो उस जीपी का सम क्या आएगा, a इंटू आर पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। समझ में आया? सिमिलर वे यहां पर भी 10 टर्म्स है और ये भी सारा जीपी में ही है, तो उसका सम आएगा a इंटू आर। आर क्या है, सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म करोगे तो वो भी आएगा 6। ठीक है, तो r पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ठीक है, तो दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, 6 पावर 10 माइनस 1 अपॉन 5 कॉमन, 6 पावर 10 माइनस 1 अपॉन 5 कॉमन, अंदर बचेगा 1 प्लस 2 यानी कि 3। तो आपका आंसर क्या आएगा, 3 अपॉन 5 6 पावर 10 माइनस 1, 3 अपॉन 5 6 पावर 10 माइनस 1। तो एज यू कैन सी बस 4 स्टेप का ही क्वेश्चन बन रहा है, तो हमें बस क्या बोल रहे हैं, मतलब स्टेटमेंट क्या है, उसका मैथमेटिकल मीनिंग क्या है, उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा ध्यान देना है क्वेश्चन अंडरस्टैंड करने में। चलिए नंबर 13 देखते हैं क्वेश्चन का। तो A1 A2 अप टू AN आर इन HP हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, तो हमें ये सारे टर्म्स जो है, यहाँ पर बीच में थोड़ी सी गलती हुई है, अप टू इनफाइनाइट टर्म्स है, ये अप टू क्या है, बीच में इनफाइनाइट है। ठीक है, बीच में मतलब ऐसे डॉट 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 हो गए, लास्ट का ये टर्म है, तो वो टर्म्स कौन से प्रोग्रेशन में है, एपी में है, जीपी में है, या एचपी में है, या फिर नन ऑफ दिस में है, वो फाइंड आउट करना है। तो अब देखो एचपी यानी क्या होता है, एपी का रेसिप्रोकल होता है ना, तो हम बोल सकते हैं कि A1 A2 A3 अप टू AN अगर एचपी में है तो उनका रेसिप्रोकल जो होगा वो एपी में होगा। वो क्या होगा, एपी में होगा। ठीक है, अब ऐसे टर्म्स लाने के लिए, ठीक है, आप देखो ऊपर A1 है, नीचे A1 मिसिंग है, बाकी सारे टर्म्स है, यहां पर A2 है, यहां पर आप देखो ध्यान से इसको एक बार अच्छे से, मैं चाहता हूं कि आप देखो इसको, पहले थोड़ा जूम करना पड़े, यहां पर दिख रहा है सबको, एक मिनट मैं एक काम कर देता हूं, ये सारा चीज हटा देता हूं यहां से। चलो अब देखो A1 है,
तो क्या हो रहा है यहाँ पर A1 मिसिंग है बाकी सारे टर्म से। सिमिलर वे देखो यहाँ पर A2 है तो यहाँ पर A2 मिसिंग है बाकी सारे टर्म से। आगे का ये nth टर्म है, ठीक है, यहाँ पर an है तो यहाँ पर an मिसिंग है बाकी सारे टर्म से। ये दिख रहा है सबको। तो पहले हम क्या करते हैं, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस अप टू an जो टर्म है उनका क्या कर देते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन डिवीजन कर देते हैं। तो फिर से मुझे पूरा लिखना पड़ेगा कि A1 A2 अप टू an इन HP। तो रेसिप्रोकल 1 अपॉन A1 1 अपॉन A2 अप टू 1 अपॉन an AP में होगा, ठीक है। सम ऑफ ऑल टर्म को मल्टीप्लाई कर देते हैं सब में। चलो तो क्या होगा यहाँ पर A1 A2 अप टू an डिवाइडेड बाय A1, फिर A1 A2 अप टू an अपॉन A2 अप टू A1 A2 an डिवाइडेड बाय an इन AP में, क्योंकि सारे टर्म्स को कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई किया है हमने। अब देखो यहाँ पर A1 नहीं चाहिए, A2 नहीं चाहिए, an नहीं चाहिए, तो क्या कर देते हैं, A1 को अलग कर देते हैं, मतलब कि ऐसे इस तरह से सोच सकते हैं। तो ये क्या बनाएगा, 1 बनाएगा। सिमिलर वे यहाँ पर A2 को सेपरेट कर दो तो 1 प्लस A1 A3 an अपॉन A2 आएगा। सिमिलर वे यहाँ पर an को अलग कर दो तो 1 प्लस A1 A2 और सेकंड लास्ट टर्म an माइनस 1 अपॉन an इन AP रहेगा। अभी सब में देखो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस जैसा टर्म बनेगा तो सब में से 1 सब्सट्रैक्ट करने पर भी AP के टर्म्स तो AP में ही रहते हैं। तो व्हाट कैन वी राइट हियर इज A2 A3 an बाय A1, फिर A1 A3 an अपॉन A2। सिमिलर वे A1 A2 an माइनस 1 बाय an AP में रहेंगे। तो इनका रेसिप्रोकल जो आएगा वो क्या जाएगा, HP में जाएगा। रेसिप्रोकल कहां पर जाएगा, HP में जाएगा, ठीक है। सो ये सारे टर्म्स कहां पर जाएंगे, HP के टर्म्स में होंगे। पूरा है क्लियर, ओके। क्वेश्चन नंबर चलो देखते हैं, नंबर 14। चलो कैलकुलेशन वाला सम है, 50 टर्म्स तक हमें इस सीरीज का सम करके दे देना है। चलो तो S इक्वल टू, पहले इसका जनरल टर्म निकाल देते हैं। देखो जनरल टर्म आर्थ टर्म क्या होगा, ऊपर आएगा 2r प्लस 1 और नीचे क्या आएगा, सम ऑफ r स्क्वायर आएगा। समझ में आ रहा है। ऊपर क्या क्या देखो 3 5 7 यानी कि ऑड टर्म्स है ना, ऑड टर्म को कौन से फॉर्मेट में है, 2r प्लस 1 के फॉर्मेट में है, और नीचे r स्क्वायर का क्या है, सम जा रहा है। इसको सॉल्व करेंगे पहले। चलो तो 2r प्लस 1 अपॉन स्क्वायर वाला फॉर्मूला क्या है, r प्लस 1 2r प्लस 1 अपॉन में 6 जो है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो ये दोनों टर्म्स तो कैंसिल, मतलब अपना फॉर्मूला क्या है, 6 अपॉन r इंटू r प्लस 1 आया। चलो ये आर्थ टर्म आ गया। अब सम फाइंड करने का तरीका क्या है, सम ऑफ TR करना है बस। तो चलो सम ऑफ TR यानी कि सम ऑफ 6 अपॉन r प्लस 1, ये कहां तक करना है, 50 टर्म्स तक करना है, याद रखना। चलो 6 तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो। अंदर 1 अपॉन r प्लस 1 है तो उसको ऐसा कर सकते हैं कि ऊपर r प्लस 1 माइनस r डिवाइडेड बाय r प्लस 1। ये तरीका आपने काफी जगह पर किया होगा, इवन इंटीग्रेशन के जो क्वेश्चन से बाय यूजिंग लिमिट ऑफ सम, वहां पर भी ये तरीका आया होगा। तो देखो सेटल डाउन करो तो फिर से ऊपर वाला प्रीवियस वाला सम आ रहा है। अब न्यूमरेटर को स्प्लिट कर दो इस तरह से, तो वो आएगा 6 इंटू समेशन 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन r प्लस 1। अब इसमें 50 टर्म्स तक डाल दो तो ये क्या आएगा, देखो
आर का वैल्यू 1 डालने पर 1/1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3 प्लस अप टू 50 डालने पर 1/50 माइनस 1/51। तो बीच के सारे टर्म्स जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म रिमेनिंग होगा जो है 6 इंटू 1 माइनस 1/51, यानी कि 6 इंटू 50/51। तो यहाँ पर क्या आएगा 17, यहाँ पर आएगा 2, यानी कि सम आ गया 100/17। ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन, 100/17। ठीक है, इसको यहां पर ये चीज समझना जरूरी है, अदरवाइज बाकी का क्वेश्चन आपने काफी बार किया होगा भी। सही है, चलो। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आए इस तरह का जो भी टर्म है तो उसको ऑलवेज न्यूमरेटर से सेपरेट करेंगे तो इजीली आपका आंसर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15th नंबर। चलो, तो इस इनफाइनाइट सीरीज का, कुछ इनफाइनाइट सीरीज है ये, सम है इसका π²/6। तो हमें ऑड टर्म्स के सीरीज का सम निकालना है। ऑड टर्म्स का सम जो है वो हमें निकालना है। चलो, तो देखो उसको s बोल दे, 1/1², 3² 5² अप टू है। अब देखो इसको पूरा करने के लिए, मतलब इसका यूज करने के लिए इसको कंप्लीट करते हैं, जो मिसिंग टर्म है उसको ऐड करके सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो 1/1² 2² 3² अप टू इंफिनिटी माइनस जो ऐड किया 1/2² 4², सॉरी हाँ ओके चलो 4² सही है, 2² 3² 4² ओके 6² अप टू जो किया उसको सब्सट्रैक्ट किया। अब ये जो है ये तो एग्जैक्टली ऊपर वाला है, यानी कि ये हो गया π²/6। इन सभी में से 1/2² अगर कॉमन निकाल दिए जाए तो यहां पर बचेगा 1/1², यहां पर बचेगा 1/2², 1/3², ऐसा बचेगा, क्योंकि इनफाइनाइट टर्म्स है तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने टर्म्स आएंगे। और ये भी एग्जैक्टली क्या है, π²/6 ही है। तो अपना आंसर क्या आएगा, π²/6 माइनस 1/4 π²/6। तो ये कितना आएगा 3/3/4 π²/6, यानी कि ये आएगा π²/8। आंसर क्या आएगा π²/8। ओके, जो टर्म ऐड किए उसको सब्सट्रैक्ट किया और बाद में 1/2² कॉमन निकालने पर ये टर्म भी गिवन टर्म जैसा सेम आ गया। तो बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर सीधा आंसर मिल रहा है हमें। 16th क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 16th। चलो क्या है, 1 + 1/3 1 + 1/3² 1 + 1/3⁴ अप टू 1 + 1/3⁸ है इनफाइनाइट तक। सम मतलब इनका प्रोडक्ट सॉल्व करके देना है। तो देखो इसको एस बोल दे टेम्पररी, पहले जो टर्म है उसको लिख देते हैं, मान लो nth टर्म तक अगर हम करें फिर n का लिमिट इंफिनिटी डाल देंगे। तो पहले nth टर्म तक करें तो nth टर्म क्या आएगा 1/3⁴ आएगा, क्योंकि 3 का पावर क्या है 2n जैसा है ना। अब इसमें देखो हम छोटा सा मॉडिफिकेशन करें, 1 - 1/3 के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करें, तो ये a - b a + b जैसा हो गया। तो ये 1 - 1/3² बनाएगा, यहाँ पर 1 + 1/3² है, तो फिर से a - b a + b, इस तरह मर्ज होते जाएंगे। तो इसका प्रीवियस क्या आएगा, मतलब यहां तक अगर मल्टीप्लाई किया होगा तो क्या आएगा 1 - 1/3⁴ एंड 1 + 1/3⁴ डिवाइडेड बाय 2/3, इतना आएगा। इनका सम करो, इसमें n का लिमिट बाद में इंफिनिटी डाल देंगे। ठीक है, अब देखो इनको भी अगर मर्ज करो तो क्या आएगा 1 - 1/3⁴ का स्क्वायर आ जाएगा,
इस तरह से चले आएगा, ठीक है, और इंटू 3/2 तो डेफिनेटली आएगा, ठीक है। अब देखो इसमें पावर का पावर यानी कि प्रोडक्ट होगा, तो ये होगा कुछ इस तरह से 2n 2 पावर n प्लस 1 होगा, 2 पावर n प्लस 2 होगा वहां पर, ठीक है। तो 3 का यहां पर देखो 3 पावर अगर 2n है, 3 पावर 2 पावर n है उसका स्क्वायर, तो उसका क्या मतलब होगा, कुछ इस तरह से होगा, मतलब 3 पावर 2 पावर n ओके इंटू 2, क्योंकि पावर का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। तो अगर इसको हम देखें तो क्या होगा, 3 पावर 2 पावर n प्लस 1 आएगा, 3 का पावर 2 और उसका पावर n प्लस 1 आएगा, क्योंकि ये दोनों बेस सेम, तो पावर का एडिशन, ठीक है। तो मैं इसको यहां पर ऐसे लिख सकता हूं का पावर 2 पावर n प्लस 1, क्लियर है। अब इसमें लिमिट डाल देते हैं, चलो। तो s इक्वल टू 3/2 लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 माइनस 1/3 पावर 2 पावर n प्लस 1। अब देखो यहां पर अगर इंफिनिटी पावर आप डालो, मतलब इंफिनिटी पावर लेने की बहुत बड़ी वैल्यू अगर आप सब्स्टिट्यूट करो तो ये पावर बहुत हाई होगा, क्योंकि 2 के पावर में इंफिनिटी है, तो 2 का पावर इंफिनिटी यानी वो भी खुद इंफिनिटी। तो ये क्या है, ये तो एक्चुअली 2/3 है, तो 2/3 जो है, सॉरी यहाँ पर मैंने शायद लिखने में थोड़ी सी गलती करी है, हाँ थोड़ी सी गलती करी है, सॉरी। हाँ ये सिर्फ इसको लागू पड़ता है इस तरह से। तो ये जो चीज है 1/3 का पावर इंफिनिटी बनेगी, तो 1/3 का पावर इंफिनिटी बनेगी यानी कि कुछ इस तरह से बनेगा। तो कोई भी नंबर बिटवीन 0 to 1 है, तो पावर बहुत अगर हाई हो जाए तो नियरली वो नंबर हो जाएगा 0, यानी कि ये नियरली 0 होगा। तो आंसर क्या बचेगा, ओनली बचेगा 3/2। आंसर ओनली क्या बचेगा, सिर्फ 3/2 बचेगा, यानी कि ऑप्शन सी अपना करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो इसमें एक तो ये माइनस वाला टर्म मल्टीप्लाई किया और आगे बढ़ेंगे, और लास्ट में लिमिट डालने पर ये टर्म हमें मिल रहा है नियरली 0, तो उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो लास्ट का आंसर बना 3/2। 17th क्वेश्चन देखते हैं। वेल जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग इसमें कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी। सो कैलकुलेटर अपने दिमाग का तैयार रखिएगा। मेरे पास शायद मुझे थोड़ी देर लगी इसमें, क्योंकि मैं कैलकुलेशन थोड़ी धीमे कर पाता हूँ। इसका पहले nth टर्म निकाल देते हैं, चलो, मतलब rth टर्म। वो क्या होगा, समेशन ऑफ r क्यूब अपॉन समेशन ऑफ 2r माइनस 1 होगा, क्योंकि ये क्या है 1 + 3 + 5, तो वहां पर क्या रहेगा, नीचे का टर्म nth टर्म 1 + 3 + 5 प्लस अप टू 2n माइनस 1 रहेगा उसके जैसे। चलो इसको सॉल्व करो तो n² n + 1 का होल स्क्वायर बाई 4 और डिवीजन में 2n n + 1/2 बाई माइनस n, ये दोनों कैंसल। नीचे को सॉल्व करो तो n² n + 1 का होल स्क्वायर बाई 4 अपॉन n² + n माइनस n, ये दोनों कैंसल, ठीक है। बाद में जो बचेगा उससे n² और n² भी कैंसल, तो बचेगा सिर्फ n + 1 का होल स्क्वायर बाई 4, या फिर आप r + 1, मैंने गलती से r की जगह n ले लिया, लेकिन लास्ट में फिर r ले लिया, समझ रहे हैं ना आप। तो tr क्या आ गया, r² 2r + 1 बाई 4 आ गया। इसका सम करना है 16th टर्म तक। चलो तो सम आएगा 16th तक tr का, यानी कि यहां पर रहेगा सबसे पहले तो 6th टर्म r² + 2r + 1 और 1/4 को पहले से ही बाहर निकाल देते हैं, तो ये कुछ u बनेगा 1/4 n n + 1 2n + 1 बाई 6 2 n n + 1/2 प्लस n, तो 2 गया, सब में से n कॉमन आ जाएंगे, n/4 अंदर बचेगा n + 1 2n + 1 फिर n + 1 + 1 और बाई 6 यहाँ पर
6 LCM लेकर आप बाद में कैलकुलेशन कर सकते हो। और n का वैल्यू कितना डालना है, 16 डाल देना है। तो s इक्वल टू आएगा 16/4, यहाँ पर 17 इंटू 33/6, 17 इंटू 33/6 प्लस 16 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि 18। इसको आप सॉल्व कर देना, ये 4, 17 मल्टीप्लाई बाई 33, 18 मल्टीप्लाई बाई 6 अपॉन 6, तो ये आया 2/3। 17 मल्टीप्लाई बाई 33 अगर कर दिया जाए, ठीक है, 17 मल्टीप्लाई बाई 30 करें तो 510 और उसमें प्लस 51 होगा, तो ये होगा 561। एंड 18 मल्टीप्लाई बाई 6 कर दिया जाए, ठीक है, तो 620 होगा 120, 120 में से ओके, तो ये होगा 108, ठीक है, 108। तो 2/3 और ये कितना आया 669। तो 3 से ये डिविजिबल है, यहाँ पर आएगा 2 2 3, तो मल्टीप्लाई 2 कर दो तो आएगा 446। ओके, तो फाइनल आंसर कितना आएगा 446, यानी कि ऑप्शन सी आएगा। ठीक है, फाइनल आंसर कितना आएगा 446। मतलब ये तो क्वेश्चन ऐसा लेवल का है, मतलब कि जैसे आप ऑलरेडी काफी बार प्रैक्टिस कर चुके होगे, इवन इन एनसीईआरटी में भी आपने ऐसा क्वेश्चन जरूर किया होगा। ऑलराइट, 18th क्वेश्चन देखते हैं। एक सम गिवन है, उसके ऊपर से दूसरा सम निकालना है। चलो तो इसको मतलब फाइंड आउट करते हैं, या फिर इसको देखो, यहां पर आप देखो 1 और 3 है, इन दोनों को मैं पहले को मर्ज करूं तो 1 और 3 मुझे डिनोमिनेटर में मिल सकते हैं। यहां पर 5 7 है, यहां पर भी 5 7 मिल सकते हैं। मतलब मैं इसको सॉल्व करूं तो मुझे इसके जैसा कुछ ना कुछ मिल सकता है। मैं इस यहां से स्टार्ट करता हूं। चलो तो मैं 1 - 1/3 ले लूं ग्रुप में, 1/5 - 1/7, 1/9 - 1/11 अप टू ये है π/4। सॉल्व करेंगे इसको तो 2/1/1 इंटू 3 प्लस 2/5 इंटू 7, 2/9 इंटू 11। अच्छा ओके, न्यूमरेटर से 2 कॉमन निकाल दो तो अंदर बचेगा 1/1 इंटू 3, 1/5 इंटू 7, 1/9 इंटू 11 अप टू इक्वल टू ये है 4। तो 2 डिवीजन में डाल दो तो अपना आंसर क्या आएगा π/8 आएगा, क्योंकि हमें सिर्फ ये ब्रैकेट चाहिए, तो अपना आंसर बनेगा सिंपल सा π/8। ओके, 19th क्वेश्चन देखते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ x पावर 19 निकालना है इस पॉलिनोमियल में। तो यहाँ पर पॉलिनोमियल को भी मिक्स किया गया है, यानी कि आपका 10th का या फिर आप थियरी ऑफ इक्वेशन अगर आप याद करो क्वाड्रेटिक से, तो उसका फंडा भी यहाँ पर यूज किया गया है। अब देखो यहाँ पर कितने टर्म्स होंगे, तो देखो 2 का पावर अप टू 19 है, स्टार्ट 1 से हो रहा है, यानी 2 पावर 0 से स्टार्ट होकर 2 पावर 19 तक जाए तो 20 टर्म होंगे, आगे ना। तो इनका मर्जिंग करें तो मैक्सिमम x का पावर आएगा 20, फिर माइनस ये सारे 1 2 ये सारे क्या है रूट्स ऑफ द इक्वेशन है ना, ये x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा, इस तरह से है रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इसके बाद का टर्म आएगा x पावर 19, उसमें क्या होता है कोफिशिएंट में सारे रूट्स का सम होता है ना, सम ऑफ ऑल रूट्स। तो x पावर 19 का कोफिशिएंट क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ x पावर 19 आएगा नेगेटिव सम ऑफ अल्फा, यानी कि सम ऑफ रूट्स। तो चलो नेगेटिव सारे रूट्स क्या क्या है 1 2 2 स्क्वायर अप टू 2 पावर 19 तक है। तो इनका सम तो बहुत इजी है, ये कि जीपी में है, जिसमें 20 टर्म है। पहला टर्म है 1, r है 2 पावर 20 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1। तो ये क्या बना नेगेटिव 2 पावर 20 माइनस 1
माइनस मल्टीप्लाई कर दो तो 1 माइनस 2 पावर 20, 1 माइनस 2 पावर 20, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन आ गया। ठीक है, इस तरह से अगर आप देखे जाए तो यही होता ना। फिर यहाँ पर क्या होता है, एक्स पावर 18 इंटू सम ऑफ अल्फा बीटा टाइप का माइनस एक्स पावर 17 सम ऑफ अल्फा बीटा गामा टाइप का, समझ में आ रहा है, एंड सो ऑन, ये आगे आगे चलता जाता है अप टू एक्स पावर 0 तक। एक्स पावर 0 में क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ द ऑल रूट्स। ठीक है, तो इस तरह से इसको समझना होगा। तो एक्स पावर 20 एज इट इज रहता है, उसका कोफिशिएंट कुछ नहीं होता, 1 होता है, या फिर ये समझ लो, बट यहाँ पर वो सभी में 1 है तो 1 ही रहेगा। सेकंड टर्म का कोफिशिएंट क्या आएगा, सम ऑफ ऑल रूट्स आएगा, उसके अकॉर्डिंग हमने इसको फाइंड आउट किया है क्वाड्रेटिक में थियरी ऑफ इक्वेशन का फंडामेंटल यूज करके। चलो, तो ये अच्छा क्वेश्चन हम बोल सकते हैं, क्योंकि इसके बेस के ऊपर आगे का अगर आपको पूछ लिया तो अपनी तो मतलब काफी मतलब टाइम जाएगा ना इसमें। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या है, द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 1 मीट्स x एक्सिस एट a एंड y एक्सिस एट b। ये जो लाइन है x प्लस वाई वो इक्वल टू 1, वो x एक्सिस को a में और y एक्सिस को b में इंटरसेक्ट करती है। ओके, तो a के कोऑर्डिनेट्स आएंगे 1 0, b के कोऑर्डिनेट आएंगे 0 1, ये क्लियर बात है। P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, P जो है AB का मिड पॉइंट है। ठीक है, तो हम पीछे अपना फिगर खुद का बनाते जाते हैं। चलो, ये अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये अपना लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 1, यहाँ पर B आएगा 0,1, यहाँ पर A आएगा 1,0। P अगर मिड पॉइंट है तो वो आएगा 1/2, ये तो सबको पता होता है। अब देखेंगे आगे, P1 जो है वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है फ्रॉम P टू OA। P1 जो है वो x एक्सिस के ऊपर फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। चलो, फुट ऑफ परपेंडिकुलर बना देते हैं। तो यहां से अगर फुट ऑफ परपेंडिकुलर बना दिया जाए P1, ठीक है, मतलब यहां पर 90 डिग्री जरूरी है। आगे बढ़ेंगे, M1 जो है वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। ठीक है, M1 इज दैट ऑफ P1 फ्रॉम OP। तो M1 क्या है, P1 से फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, या फिर M1 is that of P1 from OP, P2 is that, P2 is foot of perpendicular of M1, okay? तो M1 is foot of perpendicular of P1 from OP, ठीक है। OP से ये foot of perpendicular है M1, यानी कि एक काम करें, कौन सा कलर, ये वाला ले लेते हैं। ये अपने पास O है, यहाँ पर इसको जोड़ दिया जाए तो M1 जो है यहाँ पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर बना रहा है, मतलब ये 90 डिग्री है। फिर यहाँ से P2 जो है वो फिर से फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। फिर यहाँ से एक और फुट ऑफ परपेंडिकुलर है जिसको M2 नाम दे दिया है। यहाँ पर एक और फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। इस तरह से ये आगे 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 बढ़ता जा रहा है, ठीक है। Pn जो है वो nth फुट ऑफ परपेंडिकुलर है OA के ऊपर OP से, सॉरी OA के ऊपर। Pn जो है वो क्या है, nth फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। तो हमें OP डिस्टेंस, या फिर मेरे ख्याल से यहाँ पर एक्चुअली मुझे लगता है कि लिखने में जो है वो थोड़ी गलती हुई है। यहाँ पर OP फाइंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि OP तो बहुत ही इजीली मिल जाता है ना। हम जानते हैं ये तो 1/2, 1/2 होगा, तो डिस्टेंस OP कौन सी बड़ी बात है, वो तो बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। यानी √2 होगा, वो नहीं चाहिए, ये एक्चुअली होना चाहिए OPN। nth फुट ऑफ परपेंडिकुलर का ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है वो निकालना होगा, ये हमारा क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है। मे बी टाइपिंग में थोड़ी सी गलती हुई, सो सुधार देना वहां पर क्वेश्चन में। अब देखो यहाँ पर चलते हैं, थोड़ी देर इन चीजों को छोड़ देते हैं। यहाँ तक हम लिमिटेड रखते हैं अपना काम, ताकि हमको एक अच्छा सा कंसेप्ट बना पाए। अब देखो ये 0 1, ये 1 0 का मिड पॉइंट 1/2 1/2। यहाँ से फुट ऑफ परपेंडिकुलर बनेंगे तो ये बनेगा 1/2 0, राइट।
अब देखो हम ट्राइंगल की यहाँ पर अब बात कर रहे हैं, ठीक है। कौन सा ट्राइंगल? तो OM1P1, ट्राइंगल OM1P1। और दूसरा ट्राइंगल की बात करेंगे हम PM1P1, PM1P1। चलो PM1P1। अब यहाँ पर ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ठीक है। M1P1 दोनों की कॉमन साइड है। ये डिस्टेंस 1/2 यूनिट होगा, ये हाइट भी 1/2 यूनिट होगी, यानी कि ये हाइट 1/2 यूनिट है, ये भी 1/2 है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं RHS थ्योरम अप्लाई होता हुआ, ठीक है। दोनों में राइट एंगल है, दोनों का हाइपोटेनस जो है वो सेम है और एक साइड भी इक्वल है, यानी कि RHS के अकॉर्डिंग ये दोनों ट्राइंगल कैसे होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो कॉन्ग्रुएंट होंगे यानी कि रिमेनिंग साइड दोनों का कैसा होगा? इक्वल होगा। जो यहाँ पर हमें दिखेगा OM1 और यहाँ पर दिखेगा M1P के फॉर्मेट में। तो M1 एक्चुअली क्या होगा? OP का मिड पॉइंट होगा। M1 क्या होगा? OP का मिड पॉइंट होगा। मैं उसको नोट कर देता हूं यहाँ पर पहले। तो फ्रॉम ट्राइंगल OM1P1 एंड ट्राइंगल MP1P, they are congruent triangle, they are congruent। कैसे कॉन्ग्रुएंट होंगे? क्योंकि देखो एंगल OM1P1 इक्वल टू होगा एंगल PM1P1 90 डिग्री वाला, फिर P1M1 इक्वल टू P1M1 कॉमन साइड, एंड लास्ट में OP1 इक्वल टू PP1 इक्वल लेंथ। तो कॉन्ग्रुएंट हो गया फ्रॉम RHS थ्योरम, फ्रॉम RHS थ्योरम जो 9th स्टैंडर्ड में हम पढ़ते थे, है ना। अब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसका मतलब हुआ कि OM1 इक्वल टू M1P, तो M1 हो गया मिड पॉइंट। अब समझना यहाँ पर M1 हो गया मिड पॉइंट, तो M1 के कोऑर्डिनेट्स आएंगे 1/4, 1/4। M1 के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? 1/4, 1/4। यहां से फुट ऑफ परपेंडिकुलर बनाया जाए P2 के ऊपर, तो उसके कोऑर्डिनेट आएंगे 1/4, 0। तो ये जो यहाँ पर जो फंडामेंटल यूज हुआ वो सेम फंडामेंटल यहाँ पर आगे 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 फॉलो होता रहेगा ना हर एक के लिए। तो P3 के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? 1/8, 0। समझ में आ रहा है? P3 के कोऑर्डिनेट्स आएंगे 1/8, 0। तो Pn के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? 1/2n, 0। समझना, फिर से प्रोग्रेशन समझो आप। P1 के कोऑर्डिनेट 1/2 0, P2 के 1/2 स्क्वायर 0, P3 के 1/2 0, तो Pn के क्या आएंगे? 1/2n, 0 आएंगे। तो यहां पर क्या बना? एक प्रोग्रेशन बना। क्या प्रोग्रेशन बना? देखो आप समझना, यहां पर Pn क्या आएगा? 1/2n, 0, Pn-1 क्या आएगा? 1/2n, 0 एंड सो ऑन, आगे बढ़ते जाएंगे। तो हमें क्या करना है? ये डिस्टेंस निकालना है। तो ये डिस्टेंस क्या होगा? डायरेक्टली 1/2n होगा डिस्टेंस अपना। दैट मीन्स कि हमारा आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो होगा वही हमारा राइट आंसर आएगा। ओके, तो हो रहा है क्लियर कैसे हमने जीपी का यूज किया है यहाँ पर। ओके, ये चीज इंपॉर्टेंट है कि आप ट्रायंगल के ऊपर से जो है एम को मिड पॉइंट प्रूव करो और उसके ऊपर से फुट ऑफ परपेंडिकुलर का एक पैटर्न जनरेट करो। तो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग हमारा आंसर जो है वो फटाफट निकलते आएंगे। ओके, और लास्ट में हमारा आंसर आ गया 1/2n। सो आई होप यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चंस में कंसेप्ट वाइज अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस वहाँ पर जेई में आ सकते हैं। ओके, तो प्लीज़ वीडियो जो है वो देखते रहिए, लाइक कमेंट शेयर करते रहिए, हमारा हौसला जो है वो थोड़ा बढ़ाते रहिए ताकि
हम और भी ऐसे बहुत सारे वीडियोस जो है आपके लिए ला पाए, जिनको देखकर आप खुद भी 2021 या फिर जो भी फर्दर जो भी स्टूडेंट्स अभी 11th में है, जो 2022 में जेई अपीयर करने वाले हैं, वो भी यहाँ से सीख के कुछ आगे जो है वो जेई क्रैक कर पाए और अच्छा रैंक वहाँ पर भी वो जनरेट कर पाए। ओके, सो हमारी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना भूलना मत। वीडियो को भी शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलना। ओके, सी यू देन, गुड बाय एंड जय भारत।